एक बार फिर से स्वागत है आप सबका, जहां हम NISM सीरीज 5A की तैयारी करेंगे और आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 5 में। आज का चैप्टर है स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मतलब म्यूचुअल फंड के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उनका कंटेंट और उनकी अपडेट्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जैसे SID, SAI, किम, ये सब क्या होते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स, कंटेंट क्या होती है, कब और कैसे अपडेट होते हैं, NAV क्या होती है, TER और पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर रूल्स क्या होते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स की टाइमलाइंस को भी समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट 10 क्वेश्चंस आने वाले होते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कोई भी इन्वेस्टर या डिस्ट्रीब्यूटर म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जरूरी जानकारी कहां से और कैसे ले सकता है। बेसिकली ये चैप्टर डॉक्यूमेंटेशन और डिस्क्लोजर के बारे में है। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें क्या क्या होना चाहिए और कब अपडेट करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बात समझो, जब भी कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे सही और पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? इन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में, जो कि सेबी ने इंश्योर किया है कि हर स्कीम के बारे में पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, इसलिए कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी किए गए हैं। वही डॉक्यूमेंट्स को आज हम समझेंगे। चलिए सीधा कंटेंट पर चलते हैं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए, बेसिकली ये क्या है, तो दोस्तों सेबी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी किया हुआ है जो हर म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए जरूरी होता है। ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इन्वेस्टर को स्कीम के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो चलिए एक एक डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में समझते हैं। पहला, ऑफर डॉक्यूमेंट, जिसको OD बोला जाता है। स्कीम की सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफर डॉक्यूमेंट को कहा जाता है। एक म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सोर्स यहाँ से आपको देखने को मिलती है। इसका पर्पस क्या होता है? बेसिकली प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स जो भी होते हैं, यानी वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्हें स्कीम के बारे में मेरिट्स और डिमेरिट्स इवेल्युएट करना है, तो ये डॉक्यूमेंट्स उनकी हेल्प करती है। मतलब एक इन्वेस्टर ऑफर डॉक्यूमेंट्स पढ़ के डिसाइड कर सकता है कि ये स्कीम उसके लिए है या नहीं है। दूसरा, SID स्टैंड्स फॉर स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। SID में स्पेसिफिकली उस स्कीम की सारी डिटेल्स होती है, जैसे स्कीम की ऑब्जेक्टिव क्या है, एसेट एलोकेशन क्या रखना है, रिस्क फैक्टर क्या है, इन्वेस्टमेंट लिमिट्स क्या है, एक्सेट्रा। SID इज स्कीम स्पेसिफिक, यानी हर स्कीम का अपना अलग अलग SID रिपोर्ट होता है। अब बात करते हैं SAI की, जो कि है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। SAI में म्यूचुअल फंड के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि स्पॉन्सर कौन है, AMCs क्या है, डिटेल्स हो गई, ट्रस्टीज, कंपनीज और सर्विस प्रोवाइडर के बारे में यहाँ पे देखने को मिलता है। SAI AMC लेवल पर डॉक्यूमेंट्स है, मतलब एक AMC के सभी स्कीम के लिए एक SAI होता है। इसमें लीगल टेक्निकलिटी ये है कि SAI टेक्निकली SID का ही एक पार्ट होता है, लेकिन पर्टिकुलरली दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं किम की, जो कि है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। किम बेसिकली SID और SAI का एक कंसाइज समरी है, यानी कंप्रेस्ड वर्जन है। सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हर एप्लीकेशन फॉर्म्स के साथ किम होना जरूरी होता है। मतलब जब भी कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में अप्लाई करे तो किम उसके सामने होनी चाहिए। किम में वो सभी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले जाननी चाहिए, लेकिन ब्रीफ फॉर्मेट में। तो दोस्तों SID यानी कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी जरूरी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे सेबी ने स्पेसिफिक सेक्शन डिफाइन किए हुए हैं जो SID में होने चाहिए। इन्हें डिटेल्स में एक एक करके समझते हैं। पहला, रिस्कोमीटर और सुटेबिलिटी स्टेटमेंट, यानी कि ये जो है फ्रंट पेज पर SID का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। रिस्कोमीटर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो स्कीम के हर रिस्क लेवल को डिफाइन करता है, जैसे कि लो टू मॉडरेट रिस्क हो गया, मॉडरेट रिस्क हो गया, मॉडरेटली हाई हो गया, या हाई या वेरी हाई रिस्क को दिखाता है। साथ में एक स्टेटमेंट ऑफ सुटेबिलिटी भी होती है, जिसमें बताया जाता है कि ये स्कीम किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है, और ये सब SID के फ्रंट पेज पे होता है। मतलब पहली चीज जो इन्वेस्टर को देखनी है वो स्कीम लेवल पे रिस्क देखना होता है। दूसरे पॉइंट की बात करी जाए, जो है रिस्क फैक्टर सेक्शन। इस सेक्शन में स्कीम के रिलेटेड सारे रिस्क लिस्टेड होते हैं, जैसे मार्केट रिस्क, क्रेडिट रेट रिस्क,
इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया, लिक्विडिटी रिस्क हो गया, जो भी स्कीम स्पेसिफिक रिस्क है वो सब यहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है। ये इन्वेस्टर को पहले से अवेयर कराता है कि इन्वेस्ट करने में किस तरीके का रिस्क उनको देखने को मिलता है। थर्ड सेक्शन की बात करी जाए तो जो है टाइप ऑफ स्कीम, इस सेक्शन में स्कीम को कैटेगराइज किया जाता है कि ये कैसी स्कीम है, यानी स्कीम को आइडेंटिफाई किया जाता है एज अ ये एक ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड स्कीम है। इसके अलावा इक्विटी स्कीम है, डेट है, या बैलेंस या इनकम या लिक्विड फंड्स है। ETFs है जो कि एक्सचेंज ट्रेडर ऑफ फंड के नाम से भी जाना जाता है, या सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है। यानी यहाँ पे इन्वेस्टर को सीधा पता चल जाता है कि ये स्कीम किस कैटेगरीज में आती है। अगले इन्फॉर्मेशन की बात करी जाए तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्कीम, जिसको 3 की सब पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें 3 चीजें होती हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, स्कीम इन्वेस्ट क्यों करती है, उसका गोल क्या है, ये चीजें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा एसेट एलोकेशन ऑफ द स्कीम क्या है, स्कीम कितना पैसा कहाँ लगाएगी, इक्विटी में कितना लगाएगी, डेट में कितना लगवाएगी, गोल्ड में कितना इन्वेस्टमेंट करेगी। इसके बाद टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, स्कीम कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकती है, स्टॉक्स में करेगी, बॉन्ड्स में करेगी, मनी मार्केट में करेगी या डेट फंड्स में करेगी। इन्वेस्टमेंट लिमिट्स, इस सेक्शन में बताया जाता है कि मैक्सिमम अमाउंट एक इन्वेस्टर एक बार में कितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है। इसके साथ मिनिमम अमाउंट, यानी कि कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट करना जरूरी हो जाता है। जैसे कुछ स्कीम्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 की है, वहीं कुछ में 1000 की है। तो यहाँ पे आपको ये क्लियरली मेंशन होता है, यानी कि SID में क्लियरली मेंशन होता है कि आपको कितने अमाउंट की मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। इन सब के अलावा SID में और भी बहुत सारी जरूरी चीजें होती हैं, जैसे प्लान्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल कौन से हैं, मतलब स्कीम के अंडर कौन से प्लान्स हैं, जैसे डायरेक्ट प्लान है या रेगुलर प्लान है, और कौन से ऑप्शंस हैं, जैसे ग्रोथ ऑप्शन है या IDCW यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान। इसके अलावा इन्वेस्टर कैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर हो या AMC के वेबसाइट से हो। लिक्विडिटी एंड रिडम्पशन के बारे में भी यहाँ पे दिया होता है, स्कीम में पैसा कितना लिक्विड है, यानी कब और कैसे निकाला जा सकता है। रिडम्पशन के प्रोसेस क्या है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। कितने दिन में पैसा मिलेगा, जनरली T+2 या T+3 डेज में देखने को मिलता है। कोई लॉक इन पीरियड है तो वो कितने टाइम के लिए है, एग्जिट लोड है या नहीं है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा मेन पॉइंट जहाँ पे आपको फी, एक्सपेंसेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, स्कीम के सारे खर्चे यहाँ पे मेंशन होते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है TER, स्टैंड्स फॉर टोटल एक्सपेंस रेशियो। स्कीम कितना चार्ज करता है एनुअली, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ट्रांजैक्शन चार्ज, अगर कोई चार्जेस लगते हैं तो वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एग्जिट लोड, अगर हम अर्ली रिडम्पशन कर रहे हैं तो उस पर हमारे को क्या एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ NAV की। तो बेसिकली NAV स्टैंड फॉर नेट एसेट वैल्यू। इसकी डिटेल्स आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिल जाती है कि कैसे कैलकुलेट होगी, कब कैलकुलेट होगी और कहाँ पब्लिश होगी। तो ये सब SID में मेंशन होता है, गिवन होता है, जहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं SAI डॉक्यूमेंट की, जो कि है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। बेसिकली इसमें म्यूचुअल फंड के सारे कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स होती हैं। अब समझते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या होता है और कहाँ हमें देखने को मिलता है। SAI में मेन क्या होता है, पहला म्यूचुअल फंड के कंस्टिट्यूएंट्स की कंप्लीट डिटेल्स, यानी स्पॉन्सर कौन है, उसके बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल डिटेल्स क्या है उनकी, वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की डिटेल देखने को मिलेंगी, ट्रस्टीज कंपनी की डिटेल्स देखने को मिलेंगी, सर्विसेज प्रोवाइडर्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। कस्टोडियंस की भी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिक्योरिटी सेफ रखने वाला कस्टोडियन कौन है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स कौन से हैं, जैसे कैम्स का हायर हुआ है या के फिनटेक हायर हुए हैं उस पर्टिकुलर एजेंसी के लिए। इसके बाद ऑडिटर्स की डिटेल्स होती है, जो अकाउंट्स ऑडिट करने वाले होते हैं। फंड अकाउंटेंट्स अगर आउटसोर्स्ड हैं तो उनकी भी डिटेल्स होंगी। कलेक्टिंग बैंकर्स, जो पेमेंट को कलेक्ट करने वाले बैंकर्स हैं, उनकी भी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं अगले डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो कि है किम की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। बेसिकली किम एक कंसाइज समरी है। इसमें वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले जानने चाहिए। किम में स्पेसिफिकली क्या क्या होता है, इसको पॉइंटर्स में समझेंगे। पहला, डेट ऑफ इशू ओपनिंग, यानी इशू
क्लोजिंग और रीओपनिंग डेट्स यहाँ पे देखने को मिलती है। एनएफओ कब खुलेगा, इशू, ओपनिंग डेट्स, एनएफओ कब बंद होगा, इशूज, क्लोजिंग डेट, और फिर रेगुलर परचेज और रिडम्पशन के लिए कब रीओपन होगा, वो भी किम रिपोर्ट में देखने को मिलता है। इसके अलावा रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ स्कीम, यानी स्कीम का रिस्क लेवल क्या है, लो है, मॉडरेट है, हाई है, एक्सेट्रा, ये रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। थर्ड, जो कि बेंचमार्क, यानी स्कीम के बेंचमार्क इंडेक्स कौन से हैं, जैसे निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, क्रिसिल है, ये भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा डिविडेंड पॉलिसी, स्कीम डिविडेंड्स देती है या नहीं देती है, अगर देती है तो कब आपको डिविडेंड प्रोवाइड कराती है, ये डिटेल देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस ऑफ स्कीम एंड बेंचमार्क्स, स्कीम के परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी देखने को मिलता है, यानी कि लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर। इसके अलावा सिंस इंसेप्शन, यानी स्कीम शुरू होने से अब तक साथ में बेंचमार्क की भी परफॉर्मेंस को दिखाता है और वहाँ पे बताता है कि कितना रिटर्न अभी तक जनरेट करके दिया है। इसके बाद हमने वहाँ पे लोड और एक्सपेंसेस भी देखने को मिलती है, जैसे एंट्री लोड क्या है, एग्जिट लोड क्या है, स्कीम के एक्सपेंसेस क्या है, इन सब की एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब बात करते हैं एडेंडम की। बेसिकली इंटरिम चेंजेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एडेंडम। एसआईडी, एसएआई और किम को पीरियोडिकली अपडेट करना होता है, लेकिन अगर कोई भी इंटरिम चेंजेस आता है, यानी अपडेट शेड्यूल से पहले कोई बदलाव होता है, तो वो एडेंडम के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है। एडेंडम एक सप्लीमेंट होता है जिसमें डॉक्यूमेंट के साथ जो चेंजेज हो रहे हैं उसे ऑफिशियली नोटिफाई किया जाता है। अब समझते हैं डॉक्यूमेंट की अपडेशन कब और कैसे की जाती है। तो दोस्तों, सेबी ने क्लियरली डिफाइन किया है कि हर डॉक्यूमेंट को कब अपडेट करना है। ये डेट्स और टाइमलाइंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। एसआईडी अपडेशन की बात करी जाए तो पोस्ट एनएफओ, जब कोई स्कीम पहली बार लॉन्च हुई होती है एनएफओ के थ्रू, तो उसके बाद एसआईडी को अपडेट करना होता है। रूल्स ये है कि ओपन एंडेड और इंटरवल स्कीम्स के लिए एसआईडी अपडेट करनी होगी। डेट जो होंगी वो नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर में करना होगा, फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ के एंड से पहले, जिसमें स्कीम लॉन्च हुआ था। बेस्ड ऑन रेलेवेंट डेटा एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस मंथ, सिंपल भाषा में कहें तो स्कीम लॉन्च होने के बाद पहली अपडेट नेक्स्ट 6 मंथ में होनी चाहिए, जो रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के हाफ ईयर के एंड से काउंट होगी। एसएआई अपडेशन रेगुलेशन शेड्यूल की बात करी जाए तो एसएआई को रेगुलरली अपडेट करना होता है बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, यानी जून 30 तक फाइनेंशियल ईयर अप्रैल मार्च के लिए होता है। वहीं किम अपडेशन की बात करी जाए तो रेगुलर शेड्यूल है इसका। किम अपडेट होती है एवरी हाफ ईयरली, यानी हर 6 महीने में एक बार। अब बात करते हैं नैव डिस्क्लोजर की। बेसिकली ये कितनी बार और कहाँ अपडेट की जा सकती है। नैव स्टैंड फॉर नेट एसेट वैल्यू, जिसको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी होता है। सेबी के रूल्स ये कहते हैं कि ओपन एंडेड स्कीम के लिए नैव जो कैलकुलेट होगी वो एवरी बिजनेस डे पे की जाएगी, और ये नैव रिलीज की जाएगी प्रेस को, जहां से पब्लिकली अवेलेबल हो सके। अब क्लोज एंडेड स्कीम के लिए नैव कैलकुलेट जो होगी वो कम से कम वंस इन ए वीक होगी, यानी क्लोज एंडेड स्कीम डेली ट्रेड नहीं होते हैं, इसलिए डेली नैव जरूरी नहीं है, लेकिन वीकली मैंडेटरी है। अब बात करते हैं TER डिस्क्लोजर, यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो के बारे में। टोटल एक्सपेंस रेशियो वो एनुअल चार्जेज हैं जो AMC स्कीम से चार्ज करती है फंड मैनेजमेंट और ऑपरेशंस के लिए। सेबी ने टोटल एक्सपेंस रेशियो डिस्क्लोज के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हुए हैं। इस चीज को ध्यान से समझते हैं। रूल 1 की बात करी जाए तो डेली प्रोमिनेंट डिस्क्लोजर ऑन AMC वेबसाइट, यानी AMC को अपनी वेबसाइट पर प्रोमिनेंटली यानी क्लियरली विजिबल तरीके से डेली TER डिस्क्लोज करना होता है। ये डिस्क्लोजर कैसे होगी अगर इसकी बात करी जाए तो स्कीम वाइज हर स्कीम के अलग अलग टोटल एक्सपेंस रेशियोज होते हैं। डेट वाइज हर तारीख की अलग अलग एक्सपेंस रेशियो डिस्क्लोज होगी। सेपरेट हेड अंडर टोटल एक्सपेंस रेशियो ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, इस हेडिंग के अंडर में ये चीजें देखने को मिलती है। रूल 2 की बात करी जाए, टोटल एक्सपेंस रेशियो चेंज की प्रायोरिटी नोटिस। अगर बेस TER में कोई चेंज करना हो तो इन्वेस्टर्स को पहले से बताना जरूरी होता है। नोटिस पीरियड क्या होता है इसको समझे अगर, तो मिनिमम 3 वर्किंग डेज प्रायर, यानी चेंज इफेक्टिव होने से पहले नोटिस देना जरूरी हो जाता है। और ये नोटिस कैसे जाता है, बेसिकली आप इसको ईमेल के थ्रू या SMS के थ्रू इन्वेस्टर्स के रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट पर भेज सकते हो।
अब बात करते हैं पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर, जो कि हाफ ईयरली होता है। म्यूचुअल फंड स्कीम के पोर्टफोलियो यानी स्कीम ने कहां कहां इन्वेस्ट किया है, ये भी इन्वेस्टर को बताना जरूरी होता है। रूल ये कहता है कि आप हाफ ईयरली पोर्टफोलियो को वाया ईमेल इन्वेस्टर को भेजिए। एएमसी इन्वेस्टर को हर हाफ ईयरली यानी हर 6 महीने में पोर्टफोलियो भेजेगी। और ये कब तक भेजेगी? बेसिकली ये ईच हाफ ईयर के एंड से 10 दिन के अंदर में भेजना मैंडेटरी होता है। बेसिकली ये जो कम्युनिकेशन है वो ईमेल के थ्रू, लेकिन सिर्फ उन्हें जिनका अपने इन्वेस्टर पे ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उन्हीं को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। अब समझते हैं फाइनेंशियल ईयर के 2 हाफ्स होते हैं। फर्स्ट हाफ अप्रैल टू सितंबर, जो कि अप्रैल से स्टार्ट होकर सितंबर में एंड होता है। दूसरा सितंबर 30, तो पोर्टफोलियो अक्टूबर 10 तक भेजना है। सेकेंड हाफ की बात करी जाए अक्टूबर टू मार्च, जो कि मार्च 31 को एंड होता है, तो पोर्टफोलियो जो भेजा जाएगा अप्रैल 10 तक भेजा जाएगा। फाइनेंशियल रिजल्ट्स में अनऑडिटेड हाफ ईयरली रिजल्ट्स म्यूचुअल फंड स्कीम के फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी पब्लिकली अवेलेबल कराना जरूरी हो जाता है। सेबी के रूल्स ये कहते हैं कि हाफ ईयरली अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स म्यूचुअल फंड को हर हाफ ईयर के क्लोज होने के बाद अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स एएमसी वेबसाइट पर डिस्प्ले करना होता है। ये कब तक करना होता है? बेसिकली ये हर फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के 1 महीने के अंदर में इसको पब्लिश करना होता है। फाइनेंशियल ईयर के 2 हाफ होते हैं। इसको अगर समझा जाए जैसे मार्च 31 पहले हाफ ईयर क्लोज होने के बाद यानी अक्टूबर टू मार्च की बात करी जाए, सितंबर 30 दूसरा हाफ ईयर क्लोज यानी अप्रैल टू सितंबर के एंड में होता है। तो इसका मतलब ये है कि मार्च 31 के बाद अप्रैल 30 तक अनऑडिटेड रिजल्ट्स एएमसी वेबसाइट पर होनी चाहिए। सेकेंड, सितंबर 30 के बाद अक्टूबर 31 तक अनऑडिटेड रिजल्ट एएमसी के वेबसाइट पर होने चाहिए। अब बात करते हैं एनुअल रिपोर्ट यानी ईयरली डिस्क्लोजर की। बेसिकली एएमसी को इन्वेस्टर के पास एनुअल रिपोर्ट भी भेजना मैंडेटरी होता है। यानी कि एनुअल स्टेटमेंट यानी एनुअल रिपोर्ट्स इन्वेस्टर को ईमेल के थ्रू भेजना जरूरी होता है। ये कब तक जाता है? तो ये फाइनेंशियल ईयर के क्लोज के बाद 4 मंथ्स के अंदर में यानी 4 महीने के अंदर में ये भेजना मैंडेटरी होता है। फाइनेंशियल ईयर इंडिया में अप्रैल से मार्च तक होता है, जो फाइनेंशियल ईयर मार्च 31 को क्लोज होता है। इसका मतलब यह है कि एनुअल रिपोर्ट जुलाई 31 तक भेजनी होगी, मार्च 31 के 4 महीने के बाद। बेसिकली अब ये कैसे भेजी जाएगी? तो ये रिपोर्ट ईमेल के थ्रू सिर्फ उन्हें भेजी जाएगी जिनकी ईमेल आईडी उनके इन्वेस्टमेंट पे रजिस्टर्ड है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये कैसे भेजा जाता है। बेसिकली ये ईमेल के थ्रू सिर्फ उन्हें भेजा जाता है जिनकी ईमेल आईडी उनके फंड के साथ रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों यहाँ पे चैप्टर 5 खत्म होता है, जो कि स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन था। अगर वीडियो ने आपकी प्रिपरेशन यानी तैयारी में वैल्यू ऐड की है तो लाइक जरूर करना और अपने एनएसएम वाले दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि आने वाले टाइम पे एग्जाम फोकस सिंपल भाषा में वीडियोस यहाँ पे आएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 6 के साथ, फंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिस, जो कि 6% वेटेज के साथ आता है। तब तक नोट्स बनाओ, रिवाइज करो और अपना टारगेट क्लियर रखो। एनआईएसएम एग्जाम हमें क्रैक करना है।